नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस दैनिक क्विज की सीरीज में हम लोग देखेंगे 28 अप्रैल 2022 को कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सत्र को शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आपको पता है कि हमारी टारगेट प्रीलिम्स 2022 की जो यूट्यूब में लाइव सीरीज चल रही है, उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था का जो थर्ड लेक्चर है वो कल यानी कि 29 अप्रैल को प्रातःकाल 10 बजे से ये लाइव होगा। तो इसको जरूर से जरूर देखिएगा। वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप कल प्रातःकाल 10 बजे से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए अब इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछा गया है। इसमें लिख रहे हैं कि राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी क्षमादान शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनकी क्षमादान शक्ति हमारे आर्टिकल 161 में यानी कि 161 में दे रखी होती है। ठीक है। अगर हम लोग प्रेसिडेंट की यानी कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात करेंगे तो वो कौन से आर्टिकल में है? वो आर्टिकल 72 में दे रखी है। बोल रहे हैं कि राज्यों के राज्यपालों की जो क्षमादान शक्ति होती है वो न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षित होती है। गलत। न्यायिक समीक्षा इसकी हो सकती है। राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो आर्टिकल 161 की हेल्प से जिसको भी क्षमादान देते हैं, अगर उसके विरोध में कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो वो न्यायपालिका में जा सकता है और न्यायपालिका इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि यहां पर न्यायपालिका जो भी राज्यपाल ने निर्णय लिया है उसकी खुद से समीक्षा कर सकती है। तो ये इससे प्रतिरक्षित नहीं होती है। अनुच्छेद 161 जो है वो राज्यपाल को मृत्युदंड से संबंधित मामले में क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर अगर हम लोग राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियों की बात करेंगे तो उसमें मुख्यतः दो अंतर पाए जाते हैं। एक तो मृत्युदंड के केस में और दूसरा कोर्ट मार्शल होता है उसके केस में। ठीक है। ये दोनों चीजें प्रेसिडेंट, ये दोनों जो शक्तियां हैं वो किसको मिली हुई हैं? वो हमारे राष्ट्रपति को मिली हुई हैं, ना कि राज्यपाल को मिली हुई हैं। हालांकि ये देखा गया है कि मृत्युदंड के केस में जो हमारे राज्यपाल हैं वो इतना जरूर कर सकते हैं कि मृत्युदंड को कुछ अल्प अवधि के लिए, ठीक है, कुछ थोड़े टाइम के लिए इस मृत्युदंड को किसी और दंड में बदल दें, जैसे कि लघुकरण में, परिहार में या विराम में। तो इसमें ये बदल सकते हैं, इसको क्षमा नहीं कर सकते। जबकि राष्ट्रपति मृत्युदंड को और कोर्ट मार्शल जो होते हैं, जो सेना के केसेस होते हैं, उस पर निर्णय दे सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा वाला कथन भी गलत हो जाता है। हमसे यहां पर सही पूछे गए थे तो इसमें ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है। आर्टिकल 161 में जैसे मैंने आपको बताया कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके पास क्षमादान की शक्ति होती है। आर्टिकल जो 72 होता है उसमें राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है। अब यहां पर कुछ प्रावधान दे रखे हैं, उसको देख लेते हैं। जब हम लोग क्षमा की बात करते हैं तो क्षमा का मतलब यह हो जाता है कि भाई जो दंड का आदेश होता है और या तो उसके ऊपर जो दोष होता है उसको पूरी तरीके से क्षमा कर देना। ठीक है। यह होता है क्षमा। अब ये राज्यपाल मृत्युदंड के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति कर सकते हैं। जब हम लोग लघुकरण की बात करते हैं तो लघुकरण में इतना बेसिक सी चीज समझिएगा कि इसमें केवल प्रकृति को बदला जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 वर्ष की कैद हुई है। अब 10 वर्ष का उसको कठोर कारावास दिया गया है। ठीक है। कठोर कारावास का मतलब यह होता है कि वो जितने दिन जेल में रहेगा उसको बहुत ज्यादा कठिन काम वहां पे कराए जाएंगे। ठीक है। हो सकता है उसको किसी जैसे रसोई में लगा दिया जाए तो भट्टी में उसको काम दिया जाए, है ना। तो इस टाइप का जो कठोर कारावास होता है, जब उसको श्रम करना होगा तो इस कठोर कारावास को, इसकी प्रकृति को बदल के क्या कर दिया जाएगा? साधारण कारावास कर दिया जाएगा। परंतु जो टाइम रहेगा वो सेम रहेगा, वो 10 वर्ष ही रहेगा। इस टाइप का जब रिलैक्सेशन किसी को, व्यक्ति को मिलता है तो उसको लघुकरण कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे एक दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि इस मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल सकते हैं। तो यानी कि अभी तो वो मरने जा रहा था, बट इससे अच्छा है कि वो क्या है, कठोर कारावास या फिर आजीवन कारावास मिल गया, तो अब उसकी जो जान है वो बच जाएगी यहां पर। तो ये होता है लघुकरण। जब हम लोग परिहार की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो चेंज नहीं होता है। इसमें क्या चेंज हो जाता है? इसमें चेंज हो जाता है समय। यानी कि आपका अगर कठोर कारावास है, किसी व्यक्ति को मिला हुआ है, तो वो कठोर का कठोर ही रहेगा।
मगर अगर उसे 10 वर्ष की सजा हुई थी तो हो सकता है कि ये 7 वर्ष की या 6 वर्ष की हो जाए। तो जब हम लोग समय में चेंज करते हैं, समयावधि में परिवर्तन करते हैं, तो उसको परिहार कहते हैं। जब हम लोग प्रकृति में परिवर्तन करते हैं तो उसे लघुकरण कहते हैं। विराम का मतलब यह होता है, विराम जैसे मान लीजिए कोई महिला है, वो गर्भवती है, या कोई वृद्ध है, उसको कोई एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के लिए उसको बाहर जाके इलाज कराना ही पड़ेगा। तो ऐसी विभिन्न परिस्थितियों में स्पेशल टाइप की जो कंडीशन होती है, उसमें जो सजा होती है वो उसको थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया जाता है, उस केस को विराम कहते हैं। प्रविलंबन की जहां पर बात आती है तो यहां पर कुछ टाइम के लिए सजा को टाल दिया जाता है, ठीक है। इसमें भी हो सकता है स्वास्थ्य कारण हो, ठीक है, कुछ स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं, या फिर किसी भी दंड पर अस्थायी रोक लगाई जा सकती है किसी स्पेशल कारण की वजह से, तो उसको प्रविलंबन कहते हैं। ये चारों चीजें आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से राजव्यवस्था से पूछा गया है, और भारत के महान्यायवादी, एजी का मतलब होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब हमको पता है कि यह कौन सा अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद है 76। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला कथन पढ़ते हैं। महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होना, नियुक्त मतलब अपॉइंट होना, उनके लिए क्या चीजें क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या योग्यताएं चाहिए, तो वो बोल रहे हैं कि ये अनिवार्य होना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होती है। तो अगर वो क्वालिफिकेशन, वो योग्यता कोई भी जो व्यक्ति है वो रखता है तो उसको भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है। जैसे कि बात करी जाए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, हमको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में या तो 10 वर्ष तक उन्होंने वकालत करी हो, ठीक है, या किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हो, ठीक है। तो ये दो चीजों में से कोई भी एक चीज होती है तो उनको क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए नियुक्त करा जा सकता है। और ये इनकी नियुक्ति करते कौन है? इनकी नियुक्ति करते हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति। तो ये पहला वाला कथन यहां पर सही हो जाता है। जब दूसरा कथन देखते हैं, जब वह भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेता है तो उसे वोट देने का अधिकार होता है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, भारत के महान्यायवादी के केस में यह चीज जानिए कि इनको संसद की कार्यवाही में भाग लेने का, ठीक है, वहां पर अपनी बात रखने का, ये बोल भी सकते हैं, इन दोनों का अधिकार होता है। मगर मतदान का जो वोट का अधिकार है वो नहीं होता, ठीक है, ये वोट नहीं वहां पे दे सकते हैं। वह निजी तौर पे, निजी तौर का मतलब है अपना पर्सनली प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उसे निजी कानून प्रैक्टिस से वंचित नहीं करा गया है। बिल्कुल ठीक बात है, वो अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो भी अभी उन्हें प्रैक्टिस करनी हो, अपना उन्होंने घर में एक ऑफिस खोल रखा है, वो वैसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है संविधान में कि ये जो महान्यायवादी होते हैं ये किसी सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है, ये किसी सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इनको हटाने की बात करें तो ये भी जान लीजिए, इनको हटाने की प्रक्रिया, कोई इसमें प्रक्रिया का प्रावधान नहीं होता है। ये चूंकि प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत होते हैं, प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि प्रेसिडेंट कभी भी इनको इनके पद से हटा सकते हैं। मगर देखा यह जाता है कि जैसे जो हमारी लोकसभा होती है, जो सरकारें होती हैं, वो सामान्यतः 5 वर्ष तक काम करती हैं, तो 5 वर्ष के बाद ये खुद ही अपना त्यागपत्र दे देते हैं। तो अगर हटाने का आपसे कथन कोई पूछा जाएगा तो उसमें ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट ही इनको नियुक्त करते हैं और प्रेसिडेंट ही इनको हटाते हैं। ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत होते हैं। इनको जो वेतन मिलेगा, ठीक है, वो भी डिसाइड कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे। तो मैंने आपको सारी चीजें एक ही टॉपिक में बता दी। तो देखिए, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तीसरा वाला स्टेटमेंट सही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमसे सही कथन पूछा था, पहला और तीसरा, यानी कि सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। यहां पर भारत के न्यायवादी के बारे में जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वही चीजें बेसिक में लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कला संस्कृति से पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें सही कथन की पहचान करनी है। नाट्य शास्त्र के अनुसार, नाट्य शास्त्र क्या है आपको पता होना चाहिए, यह भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है। इसकी रचना किसने करी थी? इसकी रचना भरत मुनि ने करी थी। अब यह ग्रंथ किस टाइप का प्राचीनतम ग्रंथ है? यह है यहां पर जिसमें नृत्य के बारे में, अभिनय के बारे में, है ना, या अगर बात करें संगीत के बारे में, तो इन तीनों का एक समावेश है इस नाट्य शास्त्र में। संगीत, अभिनय या फिर नाटक कह लीजिए, इसका नाम ही है नाट्य शास्त्र। तो इन सब के बारे में भारत मुनि ने इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। जैसे हम लोग वेद पढ़ते हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, तो ऐसे इसको भी बोलते हैं कि ये किसका? ये संगीत का वेद है।
और हमने 4 वेद हमारे भारतीय इतिहास में होते हैं, तो कभी कभी इसको हम लोग 5वां वेद भी बोलने लग जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतनी वृहद चीजें दे रखी हैं, संगीत को लेके, नाट्य शास्त्र को लेके, अभिनय को लेके, तो इसको 5वां वेद भी कह दिया जाता है। तो नाट्य शास्त्र के अनुसार ओधरा मगध, जैसे ये वर्ड आएगा आप समझ जाएंगे कौन से नृत्य की बात हो रही है, ओडिसी नृत्य की बात हो रही है। इसका सबसे प्रारंभिक रूप है, सही कथन है। प्रारंभिक रूप का मतलब केवल साधारण भाषा में इतना समझ लीजिए कि जो ओडिसी नृत्य हम लोग आज देखते हैं ना, ये ओडिसी नृत्य आज के टाइम पे, अब चूंकि ये ओडिशा का नृत्य है इसलिए उसको ओडिसी नाम दिया गया है। इसका प्रारंभिक नाम अगर नाट्य शास्त्र की बात करें ना, तो नाट्य शास्त्र में ओडिसी नृत्य को ये लिखा हुआ है ओधरा मगध। कई बार इसको किताबों में ऐसा भी लिखा होगा आर्धा या ओरधा मगध, तो समझ जाइएगा ये ओरधा मगध का मतलब है कि ओडिसी नृत्य का प्राचीनतम नाम है ये। अब देखिए हमको पता है कि जो ओडिसी नृत्य था वो एक जनजाति थी महारिस करके, है ना, महारिस जो जाति थी वो इस नृत्य को करती थी। अब इस नृत्य को क्यों करा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नृत्य होता है ये वैष्णववाद से प्रेरित होता है। वैष्णव का मतलब होता है भगवान विष्णु, भगवान विष्णु का मतलब हुआ, अगर उड़ीसा की बात करें तो भगवान जगन्नाथ। तो जगन्नाथ के मंदिरों में ये जो ओडिसी नृत्य है वो इनकी पूजा करने के लिए करा जाता था। तो ये एक भक्तिमय नृत्य है। भक्ति में भगवान जगन्नाथ की बात कर लें या विष्णु की बात कर लें तो इनकी कथाओं का इसमें मंचन होता है, इनकी प्रार्थना करी जाती है, इनकी पूजा अर्चना इस नृत्य में करी जाती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये पहला कथन सही हो जाएगा। त्रिभंग जो यहां पर लिखा हुआ है वो ओडिशा के निकटता से जुड़ा हुआ है, ओडिसी के निकटता से। त्रिभंग ओडिसी के निकटता का मतलब होता है ये एक मुद्रा होती है। मुद्रा का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है तो ये एक मुद्रा है, कोई व्यक्ति बैठा है तो वो एक मुद्रा है। तो ऐसे ही त्रिभंगा, इसको कई बार त्रिभंगा भी बोल देते हैं। तो त्रिभंगा का मतलब होता है 3 चीजें। अब वो कौन सी 3 चीजें, एक तो हो गया जो हमारा सर हो गया, एक हो गया पैर और दूसरा हो गया कमर। इन 3 चीजों पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि त्रिभंगा मुद्रा किसको कहते हैं। ये 3 चीजें से मिलकर ये मुद्रा बनती है। जैसा कि ये इस फोटो में नजर देखिएगा, ये महिला का सर देखिए इस डायरेक्शन में घूमा हुआ है, जो महिला की कमर है वो इस डायरेक्शन में घूमी है, अब इसने जो पैर है वो इधर डायरेक्शन में घूमा है। तो 3 यानी कि हमारे शरीर के बॉडी पार्ट के 3 हिस्से जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मोड़े जाते हैं। तो इस कंबाइंड मुद्रा को, इस पूरी कंबाइंड मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभंगा मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने प्रश्न पर। तो दोनों कथन यहां पर सही थे। तो अगर तीसरे प्रश्न की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। यहां पर बात करी जा रही है एसएसएलवी की। एसएसएलवी का फुल फॉर्म होता है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। प्रक्षेपण यान का मतलब होता है, मान लीजिए मेरे पास है ये सैटेलाइट, अब इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाना है तो हमें उसके लिए यान की जरूरत होती है। ठीक है, इस सैटेलाइट को इस रॉकेट के अंदर रखा जाएगा और ये रॉकेट ऊपर जाएगा और इस सैटेलाइट को स्थापित कर देगा, तो उसको बोलते हैं प्रक्षेपण यान। कौन से कथन सही हैं, हमसे यह पूछा जा रहा है। पहला लिखा हुआ है कि एसएसएलवी 3 चरणों वाला रॉकेट है, एकदम सही। थोड़ा सा एसएसएलवी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसको बोल रहे हैं लघु उपग्रह। तो लघु उपग्रह का मतलब यह होता है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कई यूनिवर्सिटी होती हैं, ठीक है, या कोई प्राइवेट कंपनी है, तो ये लोग क्या है, ये लोग अपना जो सैटेलाइट है, अपना जो उपग्रह है वो अंतरिक्ष में भेजना चाहती हैं। परंतु भारत में क्या है, हम लोग पीएसएलवी बनाए हैं। अब पीएसएलवी आपको पता है ये भारी उपग्रहों को ले जाता है। तो ये सब जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं या कोई विश्वविद्यालय होते हैं, तो ये सब जो अपना उपग्रह बनाते हैं तो इनको बहुत अधिक समय तक इंतजार करना पड़ता है कि जब जो हमारा इसरो है वो कोई भारी उपग्रह जब अंतरिक्ष में भेजेगा तो उसी के साथ ये लोग अपना उपग्रह भी लगा के वहां पर भेज देंगे। तो इस चीज को दूर करने के लिए, इस विलंब को दूर करने के लिए हमारी जो इसरो है उसने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला जिसको बोल रहे हैं लघु उपग्रह। अब लघु उपग्रह का मतलब है कि ये जो उपग्रह बनाया जाएगा, ये जो प्रक्षेपण यान बनाया जाएगा, ये 500 किलो के जो भी उपग्रह होंगे उनको लियो पे यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट तक लेके जाएगा। ठीक है, और इसमें जो इसका जो ईंधन की बात करें अगर, तो इसमें 3 स्टेज हैं इसकी। ठीक है, और तीनों ही स्टेज क्या है, ठोस है, यानी कि मैंने एसएसएस लिखा है तो इसका मतलब सॉलिड सॉलिड सॉलिड। अभी जैसे एक कोई भी पीएसएलवी होता है तो उसको बनाने में, अगर उसको बनाने की बात करें तो कई महीनों का टाइम लग जाता है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि केवल 72 घंटे लगते हैं एसएसएलवी को बनाने में। 5 से 6 जो व्यक्ति हैं वो केवल अगर एक साथ काम करते हैं तो 72 घंटों में इस
हम प्रक्षेपण यान को बना लेते हैं। अगर हम इसकी लागत की बात करें तो बहुत 100 करोड़ों में एक पीएसएलवी जो होता है 200 करोड़ 300 करोड़ इतने करोड़ों में बनता है। मगर ये जो छोटा प्रक्षेपण यान है इसकी अगर मैं लागत की आपको बात बताऊं तो मात्र 30 करोड़ रुपए लगते हैं इसको बनाने में। जैसा कि अभी आपने देखा होगा भारत सरकार ने एसएसएलवी की बात करें तो D1 D2 और D3 ये 3 सैटेलाइट बनाने की एक योजना भारत सरकार ने और इसके लिए 159 करोड़ रुपए भारत सरकार ने इसरो को दे दिए हैं। ठीक है, तो ये एक संक्षिप्त परिचय था एसएसएलवी का। मैं आशा करता हूं आपको बेसिक सी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे ही हम एसएसएलवी बना लेते हैं ना तो देखिए इससे होगा क्या, इससे हमारे पास राजस्व आने लगेगा। राजस्व कैसे आने लगेगा कि जो भी इंडिया की बात कर लें या आपको ये पता होगा कि यूएसए की एक कंपनी है उसने हमको ऑलरेडी जो ऑर्डर है वो दे दिया है कि उसके जो उपग्रह हैं उनको हमको एसएसएलवी के थ्रू अंतरिक्ष में पहुंचाना है। तो इस तरीके से देखिए कि अंतरिक्ष में जो व्यापार यहां से जो पैसा आ सकता है उसमें भी जो हमारे रास्ते हैं वो क्या हो गए हैं, वो खुल चुके हैं। ठीक है, एसएसएलवी 3 चरणों वाला रॉकेट है, मैंने आपको बताया एकदम सही। पहला और तीसरा चरण ठोस प्रलोदन प्रणालियों द्वारा तरल इंजन वाला होता है, ये गलत हो जाएगा। तीनों ही कैसे होते हैं, सॉलिड 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 यानी कि ठोस ठोस ठोस। तो पहला तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चौथे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। देखिए ये एक स्मॉल सैटेलाइट है, यहां पर देखिए पहला जो स्टेज है इसमें भी सॉलिड है, दूसरे स्टेज में भी सॉलिड है और तीसरे स्टेज में भी सॉलिड फ्यूल सॉलिड ईंधन यूज हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 2021 में प्रश्न पूछा गया था। ताड़ का तेल यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पाम ऑयल, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ताड़ के तेल का वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है, आपको पता है अगर आपने ये चीज पढ़ी है कि ये अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, ये न्यूज में क्यों आया था, क्योंकि आपको पता है कि 2021 में ये प्रश्न इसलिए पूछा गया था क्योंकि 2021 में ही भारत सरकार की एक परियोजना थी। क्या परियोजना थी, उसका नाम था खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, ये आपने सुना होगा। और यहां पर था, ये किसके लिए थी, बेसिकली पाम ऑयल के लिए यानी कि ताड़ के तेल के लिए। इन्होंने पूरी, हमने एक योजना बनाई, इस योजना में 11,000 करोड़ रुपए का 5 वर्ष के लिए योजना बनाई गई थी। केंद्रीय प्रायोजित योजना थी, पूरा सेंट्रल पैसा देगा इसमें। बेसिकली करना क्या था कि भारत में आपको पता है पूरे विश्व में अगर वनस्पति तेलों की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वनस्पति तेलों की खपत कहां पर होती है, हमारे भारत में होती है सबसे मैक्सिमम खपत। तो अब इतनी खपत जो होती है तो क्या हम इतना तेल उत्पादन कर पाते हैं, तो नहीं कर पाते हैं। और वनस्पति तेलों में 50% से ज्यादा का हिस्सा किसका होता है, पाम ऑयल का होता है। और ये पाम ऑयल हमें आयात करना पड़ जाता है। तो अब सरकार क्या करेगी, इन्हीं पाम ऑयल को यानी कि ताड़ के तेल के पेड़ जो हैं वो यहां पे लगाए जाएंगे, इसकी खेती यहां पर होगी भारत में, जिससे कि हम क्या है, हमारा आयात कम हो पाएगा। आयात कम होगा तो हमारा जो विदेशी पूंजी है, विदेशी मुद्रा है वो बचेगी। प्लस इसके साथ साथ देखो पहला फायदा तो ये हुआ, दूसरा फायदा होगा किसानों की आय के बारे में अगर बात कर लें तो किसानों की आय बढ़ेगी। तीसरा फायदा होगा आत्मनिर्भरता आएगी, यानी कि आत्मनिर्भर भारत जो है उसमें भी पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, तो इस वजह से यह परियोजना जो थी वो लाई गई थी। घरेलू जो इसका उत्पादन है उसको हमें 3 गुना करना है आने वाले 5 वर्षों में, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए ताड़ का तेल जो है वो लिपस्टिक में, इत्र बनाने में, इन सब में यूज होता है। ये जान लीजिए जो भी प्रसाधन के सामग्रियां होती हैं ना, प्रसाधन यानी कि जो भी ये जिनसे भी मेकअप वगैरह का जो सामान होता है, लिपस्टिक हो गई, परफ्यूम हो गया, है ना, तो उसमें इन उद्योगों के लिए ताड़ तेल का इसमें भी यूज करा जाता है। अगर हम लोग यहां पर ईंधन की बात करें ना तो जैविक ईंधन की जब बात करते हैं, याद रखिएगा, जैसे बायोडीजल, तो जो जैविक ईंधन होता है, बायोफ्यूल्स जो होते हैं, उसके उत्पादन के लिए भी इनको यूज करते हैं। तो दूसरा और तीसरा हमारा जो कथन है वो सही हो जाता है, पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन है बी। हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो आज का तथ्य रहेगा, और आज का तथ्य जो है वो IRAD से संबंधित है। IRAD का क्या मतलब होता है, देखिए इसमें फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। बहुत सिंपल सा है, याद रखेंगे आप, समेकित सड़क दुर्घटना डेटाबेस। अब देखिए
नाम से ही आप पढ़ा करो। समेकित का मतलब होता है कि इंटीग्रेटेड का मतलब है कि बहुत सारे जो मंत्रालय हैं या जो ऑफिस हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं। रोड पे कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है तो ये सारे उसकी जो भी सूचना होती है वो किसी भी एक मंत्रालय या किसी भी एक विभाग के पास जाएगी और वो सूचना फिर उससे जुड़े हुए सारे विभागों को मिल जाएगी, जिससे कि जो रोड के एक्सीडेंट हैं या कि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनको रोका जा सके। तो एक तो इसका लक्ष्य आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि सड़क जो सुरक्षा है उसमें सुधार लाने की बात करी जा रही है। अच्छा, ये जो डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये एक पोर्टल है। पोर्टल का मतलब एक वेबसाइट होगी और इसी का एक ऐप भी है। तो ये एक इस ऐप में और इस पोर्टल में इसका डेटा जो है वो रखा जाएगा। अच्छा, इसको बनाया किसने, तो चीज याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास की बात करेंगे और एनआईसी यानी कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन दोनों ने मिलकर ऐसी वेबसाइट बनाई है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें यह होगा कि कहीं पर भी मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, अब इसमें बहुत सारे मंत्रालय, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे ऑफिस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ऑफिस कैसे कनेक्टेड है, जैसे बात करी जाए लोक निर्माण विभाग की, पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, है ना, कोई सड़क का निर्माण है, पुलिस की बात करें तो वो इससे संबंधित है, हॉस्पिटल की बात करें तो वो इनसे संबंधित है। तो कई सारे ऐसे विभाग जो हैं वो एकीकृत हैं, वो समेकित हैं। तो अभी मान लीजिए कहीं पर भी यहां पर कोई दुर्घटना होती है तो इस दुर्घटना की सूचना सबसे पहले पुलिस के पास जाएगी, ठीक है। अब यहां पर जो पुलिस है उसको क्या दिया जा रहा है, उसको यहां पर टैबलेट मिल रहा है, ठीक है। इस टैबलेट में क्या होगा, अब टैबलेट उसके पास है तो जाहिर सी बात है वो वीडियो बना सकता है, वो कोई फोटो ले सकता है दुर्घटना स्थल की। तो पुलिस जैसे ही यहां जाएगा तो दुर्घटना स्थल पे जायजा करेगा, ये जो रोड एक्सीडेंट की फोटोज लेगा, उससे क्या होगा, उससे हमको ये पता लग जाएगा कि क्या रोड सही से नहीं बनी थी उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है या क्या उसका कारण क्या था ये दुर्घटना होने का। पुलिस यहां पहुंचेगा और यहां पे जो भी सूचना है उसको एकत्र करेगा और दुर्घटना स्थल पर जाएगा, उसकी जांच करके और जो भी उसकी डिटेल, जो भी सूचना होगी, जो भी उसकी रिपोर्ट होगी, सड़क का डिजाइन कैसा है, ये सारी चीजें वो तुरंत क्या करेगा, वहां पर यहां से आईआईटी मद्रास जो है यहां पर उनकी एक टीम बैठी होगी, यहां पर इस टीम को ये सूचना जो है ये मिल जाएगी। अब यहां पर जो टीम है वो क्या करेगा, वो अलग अलग सारे जितने भी इंटीग्रेटेड यानी जो भी जुड़े हुए विभाग हैं इन सबको ये सूचनाएं जो हैं वो मिल जाएंगी। अब जैसे ही सड़क विभाग को मिली तो वो तुरंत अपनी एक टीम भेजेगी कि यहां पर ऐसा क्यों हुआ, सड़क में क्या खराबी थी, इसमें जो मटेरियल यूज हुआ था क्या उसमें कोई खराबी थी, या सड़क की जो चौड़ाई है लंबाई है उसमें कुछ खराबी रह गई बनाने में। तो सारी चीज का एक समग्र अध्ययन, यहां पर इसको ये वर्ड सही है, एक समग्र अध्ययन करा जाएगा कि दुर्घटना का, और उसको एक डेटाबेस में स्टोर कर दिया जाएगा, उसको सुरक्षित रखा जाएगा। क्यों सुरक्षित रखा जाएगा, कि वैसी ही दुर्घटना अगर भारत में और किसी जगह पर होती है तो उसमें क्या क्या उसके मतलब दुर्घटना को बचाव के लिए क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं, तो ये हमारे पास रहेंगी। तो उसके लिए ये पूरा जो डेटाबेस है वो बनाया गया है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आज का जो सत्र है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।